जो भारत के अंदर महाभारत छिड़ा हुआ है। मेरा आज का हेडिंग है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, क्या वाकई में नीतीश? यह एक बड़ा प्रश्न है। यह प्रश्न क्यों है कि पटना में पोस्टर युग का शुभारंभ हो गया है। अब पोस्टरबाजी होने लगी है। यह एक सामान्य बात है, इसमें कौन सा विशेष है? आप कहेंगे कि भाई राकेश वर्मा, तेरा तो स्लोगन है कि मैं उन्हीं विषयों पर विषय बताता सुनाता या कहता हूँ जो और चैनल पर होता नहीं है। तो चुनाव में या नौ चुनाव भी हो तो राजनीतिक दल का सबसे पहला काम पोस्टरिंग होता है, और वो पोस्टर लगता है। इसमें नया क्या है? नया यह है कि जनता दल यू के ऑफिस के सामने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की पोस्टर लगी है, और जनता दल यू को इससे कोई ऐतराज नहीं है। जनता दल यू के ऑफिस द्वारा पोस्टर लगी है जिसमें नरेंद्र मोदी है। इससे जनता दल यू को कोई परहेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो पोस्टर जहां जहां लगाए वो नीतीश और नरेंद्र को एक साथ जोड़ करके लगाया। इसके दो मतलब होते हैं कि क्या नीतीश कुमार के पार्टी को भी अब यह लगने लगा है कि नीतीश कुमार अब वो बात नहीं रही उनमें, और वो अब इस लायक नहीं है कि अपने दम पर बिहार चुनाव जितवा सकें। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने दम पर कभी भी बिहार का चुनाव नहीं जितवाया, यह भी सत्य है। लेकिन नीतीश कुमार का एक अजीब संजोग भी है या सौभाग्य है कि बिल्कुल सबसे कम सीट लाने के बाद भी सर्वोच्च शिखर पर विराजमान है। उसका वजह है कि बिहार में गुदरी के लाल लालू प्रसाद से लड़ने की अगर कोई साहस कर सकता है तो नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार के मुकाबले भाजपा में अभी कोई नहीं है, या बिहार का राजनीति में भी कोई नहीं है जो लालू के सामने खड़ा हो सके और लालू का मुकाबला कर सके। यह भाजपा भी जानती है, और इसका जिम्मेवार भी भाजपा ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना बेंच स्टैंड मजबूत करने का समय था, लेकिन तू ना बढ़े ना तेरी बढ़े वाली सोच के तहत भाजपा ने किसी को बढ़ने नहीं दिया। और जो लोग कुछ प्रतिभावान, कुछ नाम वाले लोग थे, उनका पता नहीं काटा, सीधे उन्हीं को काट दिया। एक तो भाजपा अपने स्वर्ण विरोधी मानसिकता से ग्रसित है, उसको और कुछ दिखता ही नहीं सिवाय स्वर्ण का पर कतरने के अलावा। क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण है आदरणीय आर.के. सिंह जी, जिनको सब लोग मतलब राजकुमार सिंह जी नाम है, आईएएस अफसर हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के राजनीति में आने के पहले, मतलब नीतीश कुमार 77 के बाद राजनीति में आए, वो उसके पहले यूपीएससी की परीक्षा पास करके भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरी ज्वाइन कर लिया था। मतलब जब नीतीश कुमार अभी ककहरा सीख रहे होंगे, लालू प्रसाद अभी स्कूल जाने के लिए बस्ता तैयार कर रहे होंगे, उस वक्त आर.के. सिंह साहब ने अपना यूपीएससी का परीक्षा क्लियर कर लिया था, भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को पास कर लिया था, और उस परीक्षा का परिणाम घोषित होकर के आईएएस अफसर बन गए थे। लेकिन उनका दुर्भाग्य कहा जाए या भारतीय जनता पार्टी का स्वर्ण विरोधी मानसिकता कहा जाए कि वो भाजपा से चुनाव लड़े, और भाजपा के किसी भी मेंबर पार्लियामेंट से ज्यादा आराम में काम किए हैं। एंटी इनकम्बेंसी भी उनके साथ नहीं थी, लेकिन भाजपा ने उनका टिकट काट दिया। तो हम लोगों को लगा कि भाई जैसे उनको संसद से हटा करके हो सकता है विधानसभा में नेता प्रस्तावित किया जाए, और ऐसा होता तो ये भाजपा के लिए नहीं पूरा बिहार के लिए बड़ा शुभ संकेत होता। क्योंकि आर.के. सिंह में क्या क्या खूबियां पहले जान लीजिए। एक तो वो बड़े प्रशासनिक सुधार के रूप में माने जाते हैं, जाने जाते हैं। आईएएस के रूप में किस तरह से काम किया जाता है उसका अनुभव उनको खुद का है। मंत्री के रूप में कैसे काम करवाया जाता है इसका भी 10 साल का अनुभव है। भारत के गृह सचिव तक रहने के बाद पूरे देश भर की इंटरनल राजनीति और आंतरिक सुरक्षा की पहचान उनके पास है, उससे जूझने की मादा उनके पास है और क्षमता है, और उन्होंने इसको साबित किया हुआ है। ऐसे प्रतिभावान आदमी को सिर्फ इस बात के लिए नकार देना कि वो राजपूत है, यह भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है। लेकिन क्या करिएगा, मेरे हाथ में तो है नहीं। हम तो सिर्फ चैनल पर बैठ करके आपके सामने निवेदन ही कर सकते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को स्वर्ण मानसिकता
के विरोध से अलग हटना पड़ेगा। दूसरी बड़ी शख्सियत है अश्विनी चौबे। अश्विनी चौबे 1977 आंदोलन के सबसे बड़े खिलाड़ी थे, सबसे बड़े नेता थे। जयप्रकाश नारायण के पहले नायब थे वो। लेकिन जब राजनीति में प्रवेश की बात आई तो लालू और नीतीश पर लोगों ने भरोसा किया, क्योंकि वो लोग स्वर्ण विरोधी सोच को आगे करके आए और वो लोग मुख्यमंत्री तक बने और अश्विनी चौबे उनमें नायब बने, उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री बने। अश्विनी चौबे का भी बक्सर से कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, लेकिन अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया गया। अश्विनी चौबे का टिकट काटा गया तो मुझे लगा कि शायद उनको भी बिहार के राजनीति में प्रवेश दिलाया जाएगा और मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, क्योंकि साफ सुथरे छवि के अश्विनी चौबे पढ़े लिखे और राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी थे। छात्र आंदोलन से जयप्रकाश नारायण के चेला है, लेकिन आज वो कहीं भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उभर चुके नेताओं का परखतर दिया और आगे किसी को उभरने नहीं दिया। जब सरकार में साझेदारी करने का मौका मिली और उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा तो कोटे के आधार पर दो ऐसे लोगों को बनाया पड़ा जो एक तो शारीरिक रूप से, मतलब अब मैं क्या कहूँ, हमारे यहाँ बुजुर्गों का सम्मान है, उनका आयु उनके साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उनका जवान बहुत चलता था। देह बेशक उनका ना चले उम्र की वजह से, लेकिन जवान कैंची की तरह से चलता था और वो वही जवान चलाते थे जो उनको न चलाना पड़े। 1857 के महाप्रतापी प्रथम स्वतंत्रता सेनानी परम श्रद्धेय आदरणीय वीर कुंवर सिंह की कदर पूरे देश में है। एनसीईआरटी के पुस्तक में उनका वर्णन है, मतलब दुनिया उनको मानती है। अंग्रेज ने लिखा था कि यह सौभाग्य है अंग्रेजों का कि जब 1857 का गदर फतेह हुआ उस वक्त कुंवर सिंह 80 वर्ष के थे। अगर वो 18 वर्ष के होते तो 1857 में हमको भागना पड़ता। ऐसे महाप्रतापी के लिए उन्होंने एक अच्छा घिनौना शब्द का इस्तेमाल किया कि उनको बैकफुट में आना पड़ा। उन्होंने बोला बताइए, एक हाथ कटवा के शहीद हो गए, हमारे यहाँ लोग गर्दन कटवा देते हैं। अबे चोर उचौकों का गर्दन टांग कर कटे तो वो बलिदान नहीं कहा जाता, वो राष्ट्र हित में उंगली कटने को भी महानतम के श्रेणी में दिया जाता। उन्होंने तो अपना हाथ खुद से काटा था, किसी ने दूसरे ने नहीं काटा था। लेकिन भाजपा ऐसे ऐसे नमूनों को चुन करके लाती है जो ना तो अपने बिरादरी का कुछ कर पाते हैं ना दूसरे के लिए कर पाते हैं। और एक बात चूंकि बिहार की राजनीति की आई है तो मैं यहां कह देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की गूढ़ संस्थाओं को यह बात जानना चाहिए कि अगर पिछड़ावादी सोच को आप आगे रखते हैं तो एक बात आप जान लीजिए कि पिछड़ा समाज के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो अगला समाज ही किया है। अपनी भूमि दान दी है, अपना विद्या दान दिया है, अपना सर्वत्र दान दे करके उसको बराबरी में बैठाया है। आज से नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम निषाद राज को अपना सखा कहते थे, साथ में बैठाए थे। शिवरी का जूठा बैर प्यार में बसीभूत होकर के खाए थे और वो छोड़ दे तो काल्पनिक बोलते हो। लेकिन विश्वनाथ प्रताप तो काल्पनिक नहीं थे, जिन्होंने मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू करके पिछड़ों को आज इस स्थिति में लाया है कि वो हमारा हक मारने की हैसियत में आ गए और सोचने लगे। यह भी विश्वनाथ प्रताप ने ही दिया है। विश्वनाथ प्रताप किसी दलित शूद्र और पिछड़ी जाति के नहीं थे, गोद लिए ही सही बट ठाकुर तो थे। और जिस वक्त उन्होंने रिपोर्ट लागू किया था उस वक्त नंबर 2 के हैसियत में चंद्रशेखर जी थे। वो नाम के आगे सिंह बेशक ना लिखे, वो बलिया के ठाकुर साहब थे, उनका नाम चंद्रशेखर सिंह टेटिया था, वो टेटिया राजपूत थे। तो दोनों ही स्थिति में राजपूतों ने ही पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम दिया, सहयोग दिया और मौका दिया। थोड़ा और पीछे खिसकाता हूं आपको। जिस मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू होने के बाद पिछड़े के राजनीति में एक उबाल आई, सबको राजनीति में कुछ करने का मौका आया। वो जो मंडल कमीशन का गठन हुआ उस वक्त देश में मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, दलित नहीं थे। जिस पार्टी की सरकार थी उस पार्टी के अध्यक्ष श्रद्धेय चंद्रशेखर जी थे, जिनके विषय में बता चुका हूं कि वो दलित नहीं थे। और स्वयं मंडल कमीशन के अधीन जितने लोग काम करते थे उसमें से एक भी दलित नहीं थे सिवाय मंडल साहब के। तो यह बात आप ये जान लीजिए
कि पिछड़ों से अगड़ों की लड़ाई करा करके जो बिहार की आप राजनीति करना चाहते हैं, उसमें अगर पिछड़ों को इस बात की थोड़ी भी समझ जागेगी तो समझेंगे कि जिस आदमी ने हमारे लिए सर्वोच्च कर दिया, हम उससे नफरत करते हैं, या राजनीति के लोग हमको कितना गंदा खेल खिलाते हैं। खैर, बात आ रहे थे बिहार के राजनीति पर। तो मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास ही नहीं किया कि कोई बेंच स्टैंड तैयार किया जाए। वो नीतीश कुमार के पल्लू पकड़ करके राजनीति में आगे बढ़ने का प्रयास किया। अब नीतीश कुमार का उम्र और अवस्था इस लायक नहीं रही कि वो चुनाव लड़े। अव्वल तो उनको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। सरकार के अंतिम कार्यकाल के दिन वो हाथ जोड़ के बिहार वासियों से क्षमा और धन्यवाद कहें। पहले तो धन्यवाद कहें कि आप लोगों ने अब तक हमारा सहयोग दिया है, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि मेरी अवस्था के बाद भी हमारे अधिकारी, कर्मचारी और मंत्रीगण, जिनको सार्वजनिक मंचों में मैं धक्का मार के भगा देता हूं, अभी 2 दिन पहले वीडियो आया तो वो अपने मंत्री को धकेलने लगे थे। राष्ट्रगान पे मैं गंदे गंदे इशारे करने लगता हूं और उस संदर्भ के भीतर बाहर गिराने वाला अश्लील बात भी कह दिया हूं, लेकिन तब भी आपने मुझे बर्दाश्त किया। इन सब अपराधों के लिए मैं क्षमा मांगता हूं, इन सब गलतियों की क्षमा मांगता हूं और युवाओं को राजनीति देता हूं। और छोड़ दें युवाओं को राजनीति में आने का। बिहारवासी जिस पर दाव लगाए, जिस पर भरोसा करे। लेकिन ऐसा राजनीति में होता नहीं है, क्योंकि राजनीति में रिटायर होता नहीं, रिटायर करना पड़ता है। तो इसके पहले कि बिहार की जनता रिटायर कर दे, राजनीति करने वालों को यह सोचना शुरू कर देना चाहिए, और भाजपा ने शुरू कर दिया है। तभी नीतीश के साथ नरेंद्र का फोटो लगा है, और अब नरेंद्र नीतीश की जोड़ी चुनाव लड़ेगी। जीतने के बाद विधायक दल का नेता कौन बनेगा यह मोदी को पता है और नीतीश को सूचना है। मैं एक बार बता देता हूँ, ये वीडियो आपके लिए रहेगा तब तक, क्योंकि फेसबुक ने वीडियो डिलीट का ऑप्शन लगाया, यूट्यूब ने नहीं लगाया। तो यूट्यूब पर यह पड़ा रहेगा, मैं इसको यूट्यूब पर लोड करता हूँ। चुनाव नीतीश के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और जब परिणाम आ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और नीतीश कुमार का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। जनता दल यू अब नीतीश के बेटे के नेतृत्व में चलेगी। ऑप्शन ए। ऑप्शन 2, जनता दल यू अब एक समाप्त पार्टी हो जाएगी, और उसके जो स्वर्ण लोग हैं वो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, और जो पिछड़े लोग हैं वो लालू प्रसाद में चले जाएंगे या कहीं कहीं और चले जाएंगे। नीतीश कुमार का राजनीतिक नाम अब यहीं से समाप्त हो जाएगा। ये होगा ऑप्शन 2। और ऑप्शन 3 होगा कि नीतीश कुमार के पार्टी का कोई सशक्त नेता पार्टी की बागडोर अपने हाथ में ले और पार्टी को 2 फाड़ कर दे। कुछ लोग भाजपा में चले जाए, कुछ लोग लालू में चले जाए, और कुछ लोग जनता पार्टी की तरफ से एक आदमी अध्यक्ष के रूप में अपना काम नाम चलाता रहे। यह हो सकता है। इन्हीं 3 विकल्प पर अगला बिहार की राजनीति टिकी हुई है। लेकिन मैं एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी और उन सब लोगों को बताना चाहता हूं कि आज की सच्चाई तो जरूर है कि लालू से लड़ने की शख्सियत सिर्फ नीतीश में है, जिसकी वजह से आप उनको बर्दाश्त कर रहे हैं, और कोई नहीं बन पाया, इसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। आपसे भी समझिए। और मैं नहीं कह रहा हूं, चूंकि आरके सिंह साहब का मैं नाम ले रहा हूं तो आपके दिमाग में होगा कि भाई राकेश सिंह परमार राजपूत हैं, इसीलिए राजकुमार सिंह उर्फ आरके सिंह की बात बार बार कह रहा है, तो आप आरके सिंह को हटा दीजिए। आप यह कहें भाई राकेश सिंह परमार राजपूत है, इसलिए ब्राह्मणों का कदर सिर्फ अब राजपूते कर रहा है, इसलिए अश्विनी चौबे का नाम ले रहा है। आप यह भी कह सकते हैं। लेकिन मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आप छोड़ दीजिए आरके सिंह और अश्विनी चौबे। हमको ढूंढ के लाइए जिसका प्रतिभा आरके सिंह के मुकाबले का हो, जिसके पास राजनीतिक अनुभव अश्विनी चौबे के मुकाबले का हो, और जिसके पास वो विजन हो, वो प्रूव किया हुआ शख्सियत हो। अगर प्रेम द्विवेदी जी ने जनसुराब के लिए मुझसे पूछा है, द्विवेदी जी आप बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, चीजों को समझते हैं। जनसुराब वाले पांडे जी को राजनीतिक लड़ाई में अब मुकाबला मिलने लगा है, और बिहार में उसके विरुद्ध कुछ नहीं मिला तो लोगों ने बताया कि यह पांडे है। मतलब वैसे वो भूमिहार है, पांडे टाइटल लगाता है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि प्रशांत किशोर की राजनीति जो है वो कुछ अरविंद केजरीवाल के राजनीति की कॉपी लग रही है। इसके पहले तक वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग करता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन जैसे उसको इस बात का आभास हुआ कि वो भाजपा के लिए राजनीति कर रहा है, उसने अपनी अलग लाइन ली।
और यह सेम स्थिति अरविंद केजरीवाल वाली हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे का आंदोलन टोटल संघ के लोगों के द्वारा प्रायोजित था। रामलीला मैदान में जो भीड़ आई थी, जो फंड आया था, जो सारा जुगाड़ आया था, वो सब संघ का जुगाड़ था। वो अन्ना को मनमोहन सिंह को हटाने के लिए चेहरा बनाना चाहती थी। अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के बहकावे में फंस गए। चूंकि अरविंद केजरीवाल IRS अफसर था, पढ़ा लिखा आदमी था, बोलने और झूठ बोलने की उसकी महारत पहले से ही थी और ड्रामा का उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं थी, जन्मा ड्रामे के रूप में था। तो वो उसको हाईजैक किया और भाजपा की मदद से सरकार बनाया, और जब सरकार में आ गया तो भाजपा को पहले दिन से लंगड़ी मार दी। प्रशांत किशोर का भी सीन वही है। प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब उनका जो राजनीति है वो राजनीति सीधे अरविंद केजरीवाल की कॉपी लग रही है, और दिल्ली बिहार नहीं है और बिहार दिल्ली नहीं है। यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर का लड़ाई सीधा सीधा जाति पाई है और जात से है। क्योंकि बिहार में विकास, ईमानदारी, काम, ये सब का कोई मतलब नहीं होता। अगर काम वहां राजनीति होता तो मुख्यमंत्री चरवाहा विश्वविद्यालय खोलना ही बोलने की हिम्मत नहीं करता कि कोई आदमी चरवाहा बना करके चुनाव जीत सकता है, 30 साल तक राजनीति कर सकता है। यह नहीं हो सकता। अगर वहां पर विकास की राजनीति होती तो बिना कोई काम किए 30 साल से कभी पति है तो कभी पत्नी है तो कभी पति पत्नी के देवर और भाई हैं, राजनीति में आ सकते थे। अगर वहां पर शिक्षा और समानता की अगर बात होती तो लालू प्रसाद के दोनों अनपढ़ बेटे उप मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं बन गए होते। इसीलिए अब लोगों को बताया गया है कि प्रशांत किशोर पांडे जी हैं। पांडे जी इसलिए कहा जाता है कि पांडे का वहां वोट प्रतिशत कम है, इसीलिए अश्विनी चौबे को मक्खी की तरह से फेंक दिया नरेंद्र मोदी ने, जानते हुए कि ये ब्राह्मण है, कितना वोट प्रभावित कर लेंगे। राजपूतों की वोट फिर भी पंडितों से ज्यादा है बिहार में, लेकिन फिर भी RK सिंह किनारा कर दिए गए, क्योंकि स्वर्ण लोग एक नहीं हो पाते हैं। आज किसी और जाति के लोगों को ये किया जाता तो देखा जाता, एक सीट जीतने वाला जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, एक सीट MP जीते वाला जीतनराम मांझी को कैबिनेट मंत्री दिल्ली में बनाया गया है और उसके बेटे को कैबिनेट मंत्री बिहार में बनाया गया है। एक बेटा वहां जीता है और एक बाप यहां जीता हुआ है। समझ लीजिए जाति की राजनीति कितनी प्रभावी है बिहार में, जाति की राजनीति से कितना बिहार दबा हुआ है कि एक एक सीट जीतने वाले को देश और प्रदेश दोनों में मंत्रिमंडल मिला हुआ, वो भी कैबिनेट स्तर का। और जो लोग कभी भी चुनाव नहीं हारे और अपना दबदबा बनाए हुए हैं, उनको टिकट भी नहीं दी गई और कोई ओहदा भी नहीं दिया गया। प्रशांत किशोर को इसीलिए PK के जगह पांडे प्रचारित किया जा रहा है कि अगर वाकई में इसकी राजनीति कुछ आगे बढ़ेगी तो पांडे के रूप में काउंटर करने का कोशिश किया जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि बिहार में लड़ाई अभी भी लालू बनाम भाजपा ही है, बाकी लोग कुछ सीट निकाल ले जाएंगे। सरकार बनाने की स्थिति में पांडे आज भी नहीं है, और कल का क्या जाने, मैं ब्रह्मा जी का भाई नहीं हूं, और भविष्य के विषय में हमको जानने का ना तो ईश्वर ने शक्ति दिया है और ना ही हमको समझ बुझ है। लेकिन भविष्य क्या होगा यह मैं जरूर बताऊंगा कि यह चुनाव बेशक जिस स्थिति में हो, लेकिन अगला चुनाव युवाओं के बीच होगा। इधर प्रशांत किशोर होगा, उधर चिराग पासवान होगा, इधर तेजस्वी और तेज प्रताप होंगे, और भाजपा से कौन आएगा यह मोदी जानेंगे। लेकिन तेजस्वी और तेज प्रताप की लड़ाई भी देखने लायक होगी। लालू प्रसाद बड़ी दूर की कौड़ी हैं, अपने बेटे को बाहर निकाले और उसी बेटे को पुनः अपने उस पत्नी के पास भेजे या गर्लफ्रेंड के पास भेजे जिसके वजह से उन्होंने उसको निकाला था। टीवी चैनल पर इधर 2 दिन से उसकी इंटरव्यू की बाढ़ आ गई है, या ऐसे नहीं हुआ है, और उस सभी चैनल पर कहा है कि वो ट्वीट किसी और ने नहीं, मैंने किया था, और वो सारे वीडियो फुटेज किसी और ने लीक नहीं किया था, मैंने किया था। वो तब किस परिस्थिति में बोल रहा था, अब किस परिस्थिति में बोल रहा है, इसका इफेक्ट चुनाव में क्या पड़ेगा यह भी देखने वाली बात होगी। और यह देखने वाली बात हो इसीलिए यह सब किया जा रहा है, क्योंकि लालू का खेल को समझना अभी भी बड़ी टेढ़ी खेल है। इसीलिए भाजपा नीतीश को ढो रही है। जिस दिन लालू से काउंटर करने का नेता उसको मिल जाएगा, नीतीश कुमार उसी दिन नेफ्ट में चले जाएंगे। और वैसे भी अब 25 से 30 फिर से नीतीश मुश्किल है, और आगे क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन बिहार की राजनीति पर अपनी नजर रहेगी, क्योंकि बिहार मेरा पालनहार है।
मेरा ननिहाल है, ससुराल है, तो इसीलिए उसके प्रति विशेष सिंपैथी है, विशेष अनुभूति है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय और जय बिहार।